कहते हैं कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार की राजनीति को समझने लगे हैं, यहां राजनीति ही बदल जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार की सियासत एक बार फिर से चर्चे में आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का इस्तीफा इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या फिर बिहार की पॉलिटिक्स में कोई नया चैप्टर जुड़ने वाला है। क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा का नॉमिनेशन एक कैलकुलेटेड मूव है या इसके पीछे कोई बड़ा इक्वेशन छुपा है। बहरहाल जो भी हो, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे नीतीश कुमार के इस मूव के पीछे की कहानी, इस मूव के पीछे की वजह, और देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इस मूव से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, और जो भी लोग साथी प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के मजेदार और एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर हमेशा आते रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है नीतीश कुमार के राज्यसभा के नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट से। जब मैं ये बना रहा था, न्यूज देख रहा था, तब नीतीश कुमार ने रिजाइन नहीं किया था। रिजाइन तो खैर अभी भी नहीं किया है, राज्यसभा का नॉमिनेशन नहीं भरा था। देखिए, राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने के साथ ही एक इक्वेशन जुड़ जाती है, कंडीशन जुड़ जाती है कि राज्यसभा में वही बंदे जा सकते हैं जो किसी राज्य के सीएम ना हो। तो राज्य का सीएम रहते हुए आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते हो। तो नीतीश कुमार ने अभी अमित शाह की मौजूदगी में पटना में अपना नॉमिनेशन भर दिया है राज्यसभा का। तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में सीएम नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो नीतीश कुमार ने यह कंफर्म कर दिया है कि भैया वो राज्यसभा के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, जो कि 16 मार्च 2026 को होने वाला है। अब इनका नॉमिनेशन ही इस बात का सबूत है कि भैया बहुत ही जल्दी रेजिग्नेशन देने वाले हैं सीएम के पद से। अब समझ में यह आ जाना चाहिए आप सभी के कि यहां कौन कौन से कैंडिडेट है जो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली यहां पे बीजेपी अपना कोई ना कोई बड़ा कैंडिडेट खड़ा करने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में मुझे तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली आप यहां पे देखोगे बीजेपी इस बात का फायदा उठाने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। यही तो वजह है भाई साहब, अमित शाह फटाफट दौड़ दौड़ के पहुंच गए पटना। अरे नीतीश कुमार सर, चलिए चलिए जल्दी से नॉमिनेशन भरिए, क्योंकि इनका नॉमिनेशन भरने का मतलब है कि सीएम की पोस्ट खाली हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए, इनका यह कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं सीएम के पद पे बना रहूंगा। लेकिन हाँ, मैं नॉमिनेशन भर रहा हूं। आज इन्होंने नॉमिनेशन भर भी दिया, आज इन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर भी दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए, ये वो नेता है जिन्होंने 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 10 बार भाई साहब, 10 बार, सोचने वाली बात है। और इनका जो ये छोड़ने का मतलब, ये पद छोड़ने का, सीएम पद छोड़ने का बड़ा ही विचित्र सा एक मतलब मोटिव नजर आ रहा है। मोटिव इन्होंने बताया है, होता है ना कि यार हमको ये करना है वो करना है। इनका एक सिंपल सा मोटिव है, इन्होंने साफ बताया कि देखो मैं चाहता हूं कि मैं चारों कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज में काम करूं। ठीक है बच्चे, चारों लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम करूं। मैं लोकसभा में भी काम करूं, राज्यसभा में भी काम करूं, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में भी काम करूं, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी काम करूं। तो भाई साहब, 3 में ये काम कर चुके हैं। लोकसभा में काम कर चुके हैं, विधान परिषद में काम कर चुके हैं, और विधानसभा में काम कर चुके हैं। बस एक ही बच गया है, राज्यसभा, जहां इन्होंने काम नहीं किया है। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब मैं राज्यसभा में भी काम करके अपना जो मंसूबे हैं वो पूरे करूंगा। मस्त, अपनी जो मोटिव है, जो मैंने मकसद लिया हुआ था, एम लिया हुआ था, वो मैं आराम से पूरा करूंगा। तो यहां पे राज्यसभा इनके जाने का मकसद, हालांकि इन्होंने यही बताया है। अब इसे, इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या कहती है, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। ठीक है बच्चे, तो हो सकता, खैर ये भी बहुत ही बड़ा मोटिव है कि भैया मैंने चारों सदनों में काम किया है, एक महान नेता हूं तभी तो। चलिए, अब हम यहां पे देखेंगे कि नीतीश कुमार के कुछ कार्यकाल के बारे में आपको बताता हूं कि 10 बार उन्होंने शपथ लिया है और सीएम के पद पे। सबसे पहले आप लोग देखोगे 2000 में 7 दिन के लिए सीएम बने थे। उसके बाद 2005 से लेकर के 2010 में बीजेपी के साथ जुड़ करके, बीजेपी के अलाई बनकर इन्होंने शपथ ली थी, सीएम बने थे। उसके बाद 2014, 10 से 14 की बात करें, ठीक है, तो यहां पर भी वो बीजेपी के सहारे ही बने थे। उसके बाद फरवरी 2015 में ये आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सपोर्ट से बने थे। उसके बाद आप लोग देखोगे यहां पे 2015 नवंबर में ये एक बहुत बड़ी अलियांस इन्होंने बनाई थी, बहुत बड़ा गठबंधन बनाया था इन्होंने
आरजेडी के साथ मिलकर और तमाम छोटी छोटी दलों के साथ मिलकर के। उसके बाद 17 से 20 में आप लोग देखोगे बीजेपी के साथ मिलकर के, 20 से 22 में बीजेपी के साथ मिलकर के, 22 से 24 में आप लोग देखोगे कि एक बड़ा अलियांस, ग्रैंड अलियांस बोलते हैं, महागठबंधन जिसको कहा गया था, तो आप देखोगे आरजेडी के साथ मिलकर के। उसके बाद आप देखोगे उसके बाद ये बीजेपी के साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो ये 10 बार अभी तक सीएम बन चुके हैं बिहार के। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो एक एक्सपीरियंस नेता तो खैर माने जा रहे हैं। अब देखिए अच्छे हैं बुरे हैं, इनकी नीतियां क्या है क्या नहीं है वो बात की बातें हैं, वो जनता डिसाइड करेगी। ठीक है, एज अ टीचर मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन तो है, वरना यार 10 बार सीएम, समझ रहे हो? ठीक है, 10 बार सीएम बनना, और यहां पे बीजेपी भी इनको नहीं हिला पाई है। बीजेपी की सीटें इनसे ज्यादा है भाई साहब, इनसे जेडीयू से ज्यादा है बीजेपी की सीटें, फिर भी बीजेपी इनको नहीं हिला पाई। कहीं तो इनकी रणनीति में बहुत बड़ी पावर होगी, कहीं तो इनकी रणनीति में कुछ स्टेप्स होंगे जो बीजेपी को झुकने पे मजबूर कर देते होंगे, तभी तो बीजेपी यहाँ पे खुश है भाई साहब। अरे जल्दी करो, जल्दी नॉमिनेशन भरो, तभी तो आपका रेजिग्नेशन आएगा। अब यहाँ पे अमित शाह की मौजूदगी में हो चुका है नॉमिनेशन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या यहाँ पे। अब देखिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ट्रांजिशन की बात कर लेते हैं। तो यानी कि नीतीश कुमार के इस रेजिग्नेशन के जो अनाउंसमेंट से या फिर राज्यसभा के नॉमिनेशन से जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन का मतलब परिवर्तन होगा पॉलिटिक्स में, उन सब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए लेकिन सबसे पहले देखते हैं नीतीश कुमार की बात कर ले। नीतीश कुमार हैज सर्व 10 टर्म्स एज अ सीएम, मैं बात कर चुका हूं आपको, बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम के रूप में आप लोग इनको देखोगे। ठीक है, अमंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इनका रेजिग्नेशन सिग्नल है कि भाई साहब ये अब सीएम का पद छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देखोगे, ठीक है, एनडीए का जो अलियांस है, एनडीए का जो अलियांस है, ठीक है बच्चों, एनडीए यानी कि हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी डेफिनेटली यहां पे अपनी पावर को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी में अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा चेहरा आप लोगों को नहीं नजर आ रहा है, और अगर कोई बहुत बड़ा चेहरा नजर आएगा भी तो यहां पे बीजेपी सिर्फ एक ही बंदे के सामने खड़ी थी, वो थे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी के पास पूरी पावर है, पूरी की पूरी पावर है। या ये भी तो हो सकता है कि देखो बीजेपी ने जिन जिन राज्यों में अपनी सरकारें चलाई हैं, भाई कितना भी कोई भी जीत जाए लास्ट में घूम फिर के बीजेपी ही आ जाता है, साम दाम दंड भेद करके। लेकिन यहां पे साम दाम दंड भेद करके बीजेपी नहीं आ पा रही थी। हो सकता है कि ये नीतीश कुमार का मूव नहीं, हो सकता है कि ये बीजेपी का ही मूव हो, है ना भैया, कि तू सीएम से हट तो सही, देख फिर बिहार में हम कैसे आते हैं, मे बी पॉसिबल है भाई साहब। तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा ना पावर का, यानी पावर परिवर्तन जो होगी ना, वहां पे आपको एनडीए का कोई ना कोई बंदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चे, आप देख रहे हैं द जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू इज लाइकली टू फंक्शन एज अ जूनियर पार्टनर टू द भारतीय जनता पार्टी। अभी तक क्या था, जेडीयू बड़ी पार्टनर के रूप में उभर के सामने आ रही थी। ठीक है, जेडीयू लग रहा था कि जेडीयू ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू बीजेपी इन बिहार, बीजेपी की से ज्यादा जेडीयू की पूछ है, और नो डाउट पूछ थी तभी तो भैया सीएम बनना था ही। लेकिन इनका हटने के बाद अब देखो जेडीयू क्या बन जाएगी, जूनियर जूनियर पार्टनर बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि अब इनकी जो पार्टी है उसका कुछ ज्यादा महत्व नहीं रह जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब जैसे ही ये सिस्टम सामने आया है, ये न्यूज सामने आई है, बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज में आ गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात कर लेते हैं या फिर एक आम जनता के हिसाब से भी बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, तो आप लोग देखना ये जितने आर्टिकल्स मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं वो सारे के सारे आर्टिकल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 164 ए क्या कहता है। ठीक है बच्चे, आर्टिकल 164 वन क्या कहता है, देखिए बच्चे, ठीक है, आर्टिकल 164 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह बताता है कि द चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर होगा वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है बच्चे, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट भी किया जाएगा और गवर्नर को रेजिग्नेशन भी दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना जो चीफ मिनिस्टर होगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है बच्चे, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है बच्चे, ये कहां पे दिया गया है, 164 वन में दिया गया है। अब यहां पे सवाल आता है कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं 164 वन। ठीक है, तो जिस तरीके से अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होती है ना, उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर राज्यपाल को ही अपना रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा देगा। क्लियर है बच्चों, यहां पे तो राज्यपाल को ही क्या दिया जाएगा भाई साहब, क्या दिया जाएगा, तो रेजिग्नेशन दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जब रेजिग्नेशन देंगे तो राज्यपाल को ही देंगे। क्लियर पॉइंट, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, जो 164 वन का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है और चीफ मिनिस्टर जो है राज्यपाल को ही रेजिग्नेशन देगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप यहां पे क्या देख रहे हो, 164 टू आर्टिकल भी काफी ज्यादा चर्चे में है। आर्टिकल 164
टू क्या बताता है कि जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि स्टेट लेवल पे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सभी के सभी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे याद रखना। जैसे कि मान लीजिए यहां पे 250 मिनिस्टर्स हैं, तो 250 मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके प्रति जिम्मेदार होंगे? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जिम्मेदार होंगे, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार होंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे अभी नीतीश कुमार का जो रेजिग्नेशन आएगा, तो जितने भी लोग होंगे, जितने भी नेता होंगे, इनकी जब बातचीत आएगी, यानी कि इनसे पूछा जाएगा, इनसे डिबेट डिस्कशन किया जाएगा कि हाँ भैया नीतीश कुमार चाह रहे हैं जाना राज्यसभा में, तो क्या इनको भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, वोटिंग वगैरह सब कुछ होगी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, पर यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा कलेक्टिवली, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के फेवर, लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप यहाँ पे क्या देख लेते हो? टेन्योर कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज, यानी कि टेन्योर जो समय है, कार्यकाल है, वो कैसे रहता है? मेजोरिटी सपोर्ट एग्जिस्ट, यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी, मैंने क्या बताया आपको, ठीक है, एग्जांपल दिया है मैंने ये कि जैसे मान लीजिए 250 जो नेता लोग हैं, ठीक है, 250 नेता लोग हैं, इनमें से अब नीतीश कुमार सीएम चले जाएंगे तो कोई ना कोई क्या बनेगा, किसी न किसी को तो सीएम बनाना पड़ेगा। तो देखिए सीएम कैसे बनेगा? अब ये अगर नीतीश कुमार चले आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी पार्टी हार गई, इनकी पार्टी खत्म हो गई, नहीं। अभी ये सीएम हटे हैं, इनकी पार्टी से कोई भी आ सकता है, लेकिन उनकी पार्टी को कलेक्टिवली प्रूफ करना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में कि भैया वो मेजोरिटी में आज भी हैं। यानी कि हो सकता है कि नीतीश कुमार के जाने से कुछ एमएलए, जैसे मान लो 50-60 एमएलए खिसक गए, बोल रहे नहीं भैया हम साथ में नहीं है, हम तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे हैं, तो भैया सरकार तो गिर जाएगी जेडीयू की। यानी कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो तभी पॉसिबल है आगे चलना जब मेजोरिटी प्रूफ होगी, जेडीयू अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर पाएगा, वरना सरकार का गिरना तय है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप लोग देखोगे कि एक और पॉइंट आ रहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है अपनी मर्जी से? भैया मैं तो पद छोड़ रहा हूं, क्या छोड़ सकता है? तो बिल्कुल बच्चे, ये पद छोड़ा जा सकता है, यानी कि हमें संविधान में ऐसा कोई प्रावधान, कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि ये बताता है कि कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर अपना पद रिजाइन नहीं कर सकता। तो भैया यहां पे कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखिए आर्टिकल 164(2) क्या बताता है? जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि हाँ भैया आप लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जिम्मेदार हो, यानी कि आप मेजोरिटी प्रूफ करो कि हाँ भैया आपकी जो सरकार है वो पावर में है, रहने लायक है या नहीं है, क्योंकि आपकी जो मेजोरिटी प्रूफ होगी उसी के बाद हम आपको इस पार्टी में रहने के लिए, नॉट पार्टी में तो आप रहोगे, आपके कैंडिडेट को सीएम बनाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो कि मेजोरिटी प्रूफ करना जरूरी है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो नीतीश कुमार है भाई साहब, तो नीतीश कुमार यहां पे रिजाइन कर सकते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इस बात की दी गई है। अब देख लीजिए रेजिग्नेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि रेजिग्नेशन के लिए प्रोसेस क्या जाएगा? चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो रेजिग्नेशन देंगे किसको? गवर्नर को, यानी कि राज्यपाल को। गवर्नर एक्सेप्ट कर लेगा रेजिग्नेशन, यानी कि इस्तीफा, और फिर गवर्नर इनवाइट करेगा किसी दूसरे लीडर को कि भैया इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, सीएम का पद खाली हो चुका है, तो एक काम करो आप, कौन किसके पास मेजोरिटी है? मैंने क्या बताया पीछे, अगर वो मेजोरिटी, वही पार्टी जेडीयू ही मेजोरिटी को प्रूफ कर देती है तो उसी का कोई लीडर आ जाएगा, है ना, और नहीं प्रूफ कर पाती है तो गवर्नर किसी और को इनवाइट करेगा, जिस भी पार्टी के पास, चाहे वो कॉलिशन की या गठबंधन की कोई भी पार्टी हो जाए, तो यहां पे क्या उसको इनवाइट किया जाएगा कि भैया आप आके सपोर्ट अपना प्रूफ करो मेजोरिटी, और साबित करो कि हाँ भी आप मेजोरिटी में हो और आप बन जाओ सीएम, सीधी सीधी बात है। तो उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, नया जो सीएम आएगा वो फिर से आर्टिकल 164 के तहत शपथ लेगा। ठीक है बच्चे, आर्टिकल 164 के तहत शपथ लेगा, चाहे कोई भी होगा, लेकिन याद रखना गवर्नर को रेजिग्नेशन दिया जाएगा, गवर्नर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे नए सीएम को बुलाया जाएगा और न्योता दिया जाएगा कि भैया आप यहाँ पे सीएम बन जाओ, अगर आप मेजोरिटी में हो तो वो सीएम बनने के लिए तैयार हो जाता है, अगर वो मेजोरिटी में है तो प्रूफ हो जाता है मेजोरिटी, तो फिर आर्टिकल 164 के तहत उसको शपथ दिलाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। अब राज्यसभा कैंडिडेचर, यानी कि राज्यसभा में जब बंदा जाएगा, जैसे नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे तो इनको कौन कौन से आर्टिकल फेस करने पड़ेंगे? तो देखो बच्चे आर्टिकल 80 का सामना इनको करना पड़ेगा। अब देखिए आर्टिकल 80 क्या है? आर्टिकल 80 गवर्न्स कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा के कॉम्पोजिशन को गवर्न करता है। यानी कि कोई भी बंदा, जैसे मान लो नीतीश कुमार, ठीक है बच्चों, यानी नीतीश कुमार जब जाएंगे, ठीक है, इन्होंने अपना नॉमिनेशन तो कर ही लिया है, नामांकन तो कर ही लिया है, ठीक है बच्चे, नामांकन तो कर ही लिया है, तो नीतीश कुमार जब राज्यसभा
राज्यसभा में जाएंगे ना तो यूं ही थोड़ी चले जाएंगे, इनकी वोटिंग करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या करवाई जाएगी? वोटिंग करवाई जाएगी। और वोटिंग कौन करेगा? तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग करेंगे, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग करेंगे, नेता करेंगे यानी कि मेंबर करेंगे। ठीक है बच्चों, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कि क्या करेंगे? लीडर्स इनकी, इनको क्या करेंगे? वोट देंगे। अगर ये उस वोटिंग प्रणाली में जीत जाते हैं तो इनको राज्यसभा भेजा जाएगा। ठीक है बच्चे, बिहार में जितने भी राज्यसभा, जितने भी एमएलए हैं, वो सारे के सारे एमएलए नीतीश कुमार को अब वोट करेंगे। अब नीतीश कुमार उस वोट में जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार राज्यसभा का मेंबर बनेंगे बिहार की तरफ से, याद रखना। यानी कि यहां पर नीतीश कुमार को एक इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा, नो डाउट। और ये इलेक्शन कैसा होता है? प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, याद रखना, प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है बच्चों, दो मेथड होते हैं ना, तो ये प्रोपोर्शनेट होता है, या यूं समझ लो कि इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन, छोटा समझ लो आप लोग, बहुत है इतना। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, यहाँ पे एमएलए लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बच्चे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और सिंगल वोट से होगा, यानी कि एक बंदे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एक बंदा एक ही वोट यूज कर सकता है और उसकी वैल्यू एक ही वोट के बराबर होगी। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? ठीक है, कि मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमएलए थ्रू। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को? जितने भी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होंगे वो वोट करेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार वहां पर चुन के जाएंगे। ठीक है, अब वोटिंग होगी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एक बंदा एक ही वोट दे सकता है, एक एमएलए एक ही वोट देगा, और जितने भी एमएलए उस दिन प्रेजेंट होंगे उनकी वोटिंग में फिर दिखाया जाएगा कि हाँ भैया किसके पास ज्यादा वोट है, यानी कि नीतीश कुमार जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। नीतीश कुमार के पास ज्यादा वोट होंगे तो डेफिनेटली इनको भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेरेटिबिलिटी एग्जिस्ट बिटवीन द रिजाइनिंग एज चीफ मिनिस्टर एंड कंटेस्टिंग राज्यसभा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है इनके रेजिग्नेशन में और राज्यसभा के इलेक्शन कंटेस्ट करने में, दोनों ही काम इजिली कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे कि नो डिस्क्वालिफिकेशन अराइजेस अंडर आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 क्या बताता है? अब इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने प्रॉपर तरीके से, जिस जिस तरीके से रिजाइन किया जाना चाहिए उसी तरीके से रिजाइन किया है, जिस तरीके से प्रोसेस वाइज इनको नॉमिनेशन किया, रिजाइन किया नहीं है, करेंगे, अभी याद रखना। ठीक है, रेजिग्नेशन जिस तरीके से प्रॉपर किया जाना चाहिए उसी तरीके से करेंगे ये, जिस तरीके से नॉमिनेशन किया जाना चाहिए उसी तरीके से नॉमिनेशन कर रहे हैं ये। इनके ऊपर ऐसा कोई केस भी नहीं है कि नॉमिनेशन फाइल अप नहीं कर सकते हैं। तो जब ये नॉमिनेशन भरे तो इनको क्या मिल गया? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया एक तरीके का, कि भैया ठीक है, आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आके यहाँ पे भर सकते हो। यानी कि आर्टिकल 102 क्या बताता है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। अगर कोई कैंडिडेट राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो डिस्क्वालिफिकेशन बताता है कि किस किस आधार पर आप डिस्क्वालिफाइड हो चुके हो या हो जाओगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मैटर ही नहीं उठता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आर्टिकल 102 भी अलाउ होता है, आर्टिकल 80 भी अलाउ होता है, आर्टिकल 164 भी अलाउ होता है। सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे अलाउ होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा नीतीश कुमार के जाने से, ठीक है, देखना एकदम हड़बड़ी ऐसा कुछ बचेगा और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अरे राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होगा यार, कैसे लागू होगा? राष्ट्रपति शासन लागू होता है मशीनरी फेल हो जाने से, यानी कि लोकसभा राज्यसभा अगर फेल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना भाई साहब। यहाँ तो रिजाइन कर रहा है बंदा, रिजाइन कर रहा है, रिजाइन, समझो इस बात को। राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब गवर्नर राष्ट्रपति को बोले कि भैया मशीनरी फेल हो चुकी है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। उसके बावजूद भी राष्ट्रपति चिट्ठी लिखता है कि नहीं नहीं ठीक है, एक बार और समझा लो, ठीक करने की कोशिश करो, दूसरी बार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है भाई साहब। समझिए इस बात को। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, मैं साफ बताता हूं। इसी तरीके से, इसी सारी चीजों का सवाल देने के लिए, सवालों को जवाब देने के लिए मैंने पूरा पीडीएफ तैयार किया है। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 356 बताता है कि भैया अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी फेल हो जाती है आपके राज्य की, तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर अलाउ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भैया वॉलेंट्री, यानी इन्होंने खुद ही रिजाइन किया है, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। और रेजिग्नेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है, रेजिग्नेशन किया जा सकता है भाई। तो भैया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कहां फेल हो रही है? इफ एनडीए रिटेन्स मेजोरिटी, नो रेजिडेंस, नो प्रेसिडेंट्स रूल अराइजेस। अब देखिए यहाँ पे किस कंडीशन में आ सकता है, मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नर क्या बोलेगा। ठीक है, गवर्नर क्या बोलेगा कि सर ऐसा है
ठीक है, देखो नीतीश कुमार तो चले गए रिजाइन करके, ठीक है, तो एनडीए आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो, ठीक है, जेडीयू भी इनके साथ है, तो आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो। ये भी तो हो सकता है कि जैसे ही नीतीश कुमार ने रिजाइन किया, इनके साथ 50-60 जो एमएलए हैं वो निकल लिए, जाके कांग्रेस में जुड़ गए, जाके कहीं भी जुड़ गए भाई साहब। ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? तो अगर यहां पर मेजोरिटी नहीं प्रूफ कर पाए, और दूसरी मतलब कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं प्रूफ कर पाई, सबके सब तो कमजोरी है पहले से ही, और ये भी अगर मेजोरिटी नहीं प्रूफ कर पाते हैं तब कहीं जाके प्रेसिडेंट रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पे इनके पास फुल 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 मेजोरिटी है भाई साहब, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा ही नहीं। मैं साफ आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है बच्चे। कोई कोई ऐसा पॉलिटिकल ट्रांजिशन नहीं होने वाला कि बीजेपी से कोई और पार्टी आ जाएगी, नहीं भाई। और नहीं यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है, नहीं होगा। चलिए, अब एक और चीज यहाँ पे आ जाता है कि सर अभी आपने ये बताया कि कुछ एमएलए जो हैं वो छोड़ के भाग भी तो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनडीए को छोड़ दिया, ठीक है बच्चों, एनडीए को यहाँ पे छोड़ दिया, जेडीयू को छोड़ दिया, और चले गए कहां पे भाई साहब? तो कांग्रेस के पास चले गए। कहां चले गए भाई साहब? कांग्रेस के पास चले गए, आरजेडी के पास चले गए। तो क्या होगा सर? इनकी तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है ना? इनकी तो सरकार गिर जाएगी। नहीं नहीं बेटा, यहां सरकार इनकी नहीं गिरेगी, क्योंकि यहां पे आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। यहां पे क्या आ जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि हमारे 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। और एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है? अगर कोई पार्टी ऑलरेडी मेजोरिटी में है, अगर कोई पार्टी ऑलरेडी मेजोरिटी में है या फिर जीत चुकी है इलेक्शन, तो यहां कोई भी एमएलए उस पार्टी को छोड़ के ऑपोजिट पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता, क्योंकि ये चीटिंग होगी। जाहिर सी बात है भैया, फिर तो एमएलए बिकने लग जाएंगे, एमएलए की कीमत जो है 100-100 करोड़ हो जाएगी। कांग्रेस हम तुम्हारे में आ रहे हैं, ठीक है, हमको 100 करोड़ में खरीद लो, जीतने दो, ये तो हार जाएगा, हम उधर जाएंगे हार जाएगा। 10 एमएलए इसके पास ज्यादा, 10 एमएलए तुम्हारे पास कमजोर है ना? यहां से 15 एमएलए हम लोग 100-100 करोड़ लेके 1500 करोड़ में तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है, ये हार गया, तुम जीत जाओ, चलो गठबंधन बना लेते हैं। तो भैया ये तो हमेशा ही होता रहेगा, ये तो चीटिंग हो जाएगी। इस बंदे ने इतना खर्चा किया, इस पार्टी ने इतना खर्चा किया, सब कुछ किया, लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया है, तो लोग आप इसको तो चीट कर ही रहे हो, आप लोगों को भी तो चीट कर रहे हो। यानी जिस पार्टी को लोगों ने जिताया है, आप उसको हरा रहे हो। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर के आया गया था 1985 में, कि अगर कोई अपनी जीती हुई पार्टी को छोड़ करके जाता है तो ये चीटिंग माना जाएगा, और उसका एमएलए का जो जो एमएलए का जो सिटीजन एमएलए का जो एक प्रमाण पत्र होता है, फिर मेंबरशिप होता है कि आप एमएलए हो, ठीक है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि आप एमएलए रहोगे ही नहीं, आप एमएलए नहीं रहोगे, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो और ये कब आया था? तो 52nd यानी 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन में एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के आया गया था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बताता है कि किसी भी बंदा, कोई भी बंदा एमएलए के पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर तो लेजिस्लेचर वॉलंटरी गिव्स अ पार्टी मेंबर, यानी कि जीती हुई पार्टी और तुम बोल दो नहीं नहीं हम तो नहीं भैया, हम तो उसको ज्वाइन करेंगे, चलो तुम एमएलए की तरफ से डिस्क्वालीफाई हो गए, तुम एमएलए नहीं रहे अब, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर बीजेपी या कोई रूलिंग पार्टी है जो अभी वो कोई विप जारी करती है, विप का मतलब क्या होता है? कोई भी बिल जारी करती है, कोई भी अगर बिल जारी करती है तो पूछा जाता है ना, पार्टी बोलते हैं कि सभी हमारी पार्टी इस बिल को सपोर्ट करेगी, लेकिन इस पार्टी में 4 बंदे तो दूसरी ऑपोजिशन वाले थे, आके छुपे हुए थे, साठ घाट लगा के बोले नहीं नहीं हम तो भैया ऑपोजिशन में दे देंगे, ऑपोजिशन में दे देंगे, है ना? तो नहीं, यहां पर भी आपकी पार्टी बोल रही है बिल को पास करवाना है, वोटिंग करो, तो आपको वोटिंग करना है। अगर आपने विप के खिलाफ दे दिया, वोट दे दिया, तो जाहिर सी बात है आप तब भी अपनी एमएलए शिप खो दोगे, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये जो 10th शेड्यूल है ना, ये रेगुलेट करता है लेजिस्लेटिव मेंबरशिप को, नॉट एग्जीक्यूटिव ऑफिस को। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो रेजिग्नेशन एज द चीफ मिनिस्टर डज नॉट ट्रिगर डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ना भाई बंदा अपनी जीती हुई पार्टी को छोड़ के जा रहा है, ना अगेंस्ट में वोट कर रहा है, वो तो रिजाइन कर रहा है, तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ तो लग भी नहीं सकता है। हाँ, जो लोग एनडीए को और जेडीयू को छोड़ के जाएंगे उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, और वो मेंबर एमएलए नहीं रह पाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रख लीजिएगा। तो ये ओवरऑल चीजें, एक एक आर्टिकल, एक एक चीजें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब देख लेते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। फाइनल कंक्लूजन आप सभी को पता ही है कि भाई नॉमिनेशन हो चुका है तो राज्यसभा में बंदा जाएगा ही जाएगा भाई, राज्यसभा में जाएगा तो सीएम बनेगा नहीं, सीधी सी बात है यहाँ पे, है ना बच्चे? तो यहाँ पे क्या होता है कि रेजिग्नेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बना देता है आर्टिकल 164 के तहत। राज्यसभा जो है, ठीक है, आर्टिकल 180 के तहत वोटिंग भी कर सकती है, उसको जिता भी सकती है, भेज भी सकती है, वो भी यहाँ पे वैलिड है। एंटी डिफेक्शन लॉ लगने ही रहा है भाई साहब। उसके बाद आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगेगा नहीं, क्योंकि भाई रेजिग्नेशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी थोड़ी ना फेल हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ठीक है, प्रोलॉन्ग चीफ मिनिस्टर एरा बट नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिसरप्शन, यानी कि ठीक है भैया, चीफ मिनिस्टर का एक लंबा समय जो कार्यकाल था वो खत्म जरूर हो रहा है,
है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली, डिस्ट्रप्शन नहीं होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पूरे जो इस कैलकुलेशन में आपने देखा कि बिहार में जिस बंदे को हम लोग बोले थे कि पता नहीं जीतेगा हारेगा, हर बार वो जीत जाता है। कई बार तो मैंने ये देखा कि वो चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देता है, चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देता है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। आपने पहले देखा होगा बीच में इसने रिजाइन भी कर दिया, ठीक है, कि भैया इस पार्टी का गठबंधन से चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, इस पार्टी के गठबंधन से चीफ मिनिस्टर बनूंगा। इसको बोलते हैं ना पलटू राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने न जाने कितने ही गठबंधन चेंज किए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 10 सालों का कार्यकाल बताया तो था, ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कितने ही पार्टियां बदली हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पे हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें सारे के सारे आर्टिकल्स आप लोगों को बताने थे और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताना था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों इस तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं रोज आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, और एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि हर एक पॉइंट पे मैं एग्जाम को ध्यान में रखकर ही लेक्चरेट करूंगा। तो और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं पे बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन लेक्चर्स और आसान से आसान शब्दों में आपको दिए जाएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगले किसी और टॉपिक में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।